वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी थोड़ा ना, इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो इमेज दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे इमेज भी मूव करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करता है तब उसकी इमेज की क्या वेलोसिटी होगी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब इमेज की क्या वेलोसिटी होगी और अगर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी गिवन। ठीक है। और तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे मूव करता है तब इमेज की क्या वेलोसिटी होगी जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है। कितने केस हो गए? 3 सर 3 ना। पहले केस में देखो, लिखो velocity of image when object moving in perpendicular direction या perpendicular to principal axis, object moving perpendicular to principal axis अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो देखो ये है मिरर, मान लो कॉनकेव मिरर, ये हो गया बच्चे। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे ए बी, और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, यू है पोल से, ये है पोल, पोल से यू है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट h डैश है, तो इसकी इमेज की हाइट h होगी। y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है या y एक्सिस में जो हाइट है उसकी ऑब्जेक्ट की, वही तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी। प्लेन के अलोंग, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये मूव नहीं कर रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है बच्चे, तो देख ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो h है, सॉरी h कह रहा हूं मैं, h डैश कह रहा हूं, h है। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है और इमेज कहीं बनी मान लो h डैश हाइट की, तो हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूले से जानते हैं कि मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u, यही तो है। जहां वेलोसिटी v क्या है, सॉरी v क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, सॉरी इमेज की डिस्टेंस है, और u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। h डैश आपका इमेज की हाइट है और h आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो देखो चूंकि हमको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करें, वेलोसिटी के लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, h डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u इंटू h। ठीक है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज चेंज होगी, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बनेगा आपका माइनस ऑफ v बाई यू इंटू डी एच बाई डी टी। ठीक है, डी एच बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये है आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख लो वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to minus of v by u into velocity of object. Velocity of image is equal to minus v by u into velocity of object. ठीक है, लिख लो आप इसे। velocity of image, velocity of image मतलब v dash is equal to minus of v by u into u dash, जहां v dash क्या है, v dash velocity of
इमेज है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और u डैश है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इस रिलेशन से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। v और u तो आप जानते ही हो, v और u क्या है? v है इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। और u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये तो हो गया एक केस जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे, लिख लो ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो बी केस ले लो, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर मूव करेगा तो कौन सी डिस्टेंस घटेगी? प्रिंसिपल एक्सिस वाली, या कौन सी डिस्टेंस बढ़ेगी? प्रिंसिपल एक्सिस वाली। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? u, और प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज की डिस्टेंस क्या है? v। इसका मतलब v और u क्या होगा? चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। f क्या है? फोकल लेंथ। क्या फोकल लेंथ चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है? तो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो बच्चे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, इमेज की डिस्टेंस v है। क्या v और u वेरी करेंगे कि कांस्टेंट रहेंगे? v और u वेरी करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे? वेरी करेंगे? नहीं, वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि जब देखो ऐसा है, ये हो गया आपका, ये ध्यान से देखो, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए बी। ये ऑब्जेक्ट ए बी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो यू डैश से, किससे मूव कर रहा है? यू डैश से, ठीक है। अगर यू डैश से मूव कर रहा है बच्चे, तो ये बताओ क्या ये वाली डिस्टेंस जो यू है वो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? यू वेरिएबल। क्वेश्चन पूछा गया इस पे। अब ये जब घटेगी तो क्या इसके हिसाब से इमेज भी घटेगा, बढ़ेगा? यस। इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहने का मतलब है क्या u वेरी करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? सर वेरी करेगा। v वेरी करेगा। f कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। फोकल लेंथ तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो अब हमको अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ अगर डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हमको वेलोसिटी मिल जाएगी? यस सर। ठीक। तो देख बच्चे, तो हम यहाँ करते हैं v को u के टर्म में लिख लेते हैं। देखो क्या आएगा, v को u के टर्म में लिखेंगे अगर, तो v इज इक्वल टू, ये हम लोग कल लिखे थे, fu अपॉन f माइनस u, यही तो आया था। यस सर। ठीक है, v इज इक्वल टू fu अपॉन f माइनस u, या इसे ऐसे कर लो, ये हो जाएगा vf माइनस uv इज इक्वल टू fu। चलेगा? यस सर। अब देखो इसे हम ऐसा कर दें, इसे ऐसा कर दें, डिफरेंशिएट कर देते हैं इस इक्वेशन को। मान लो ये फर्स्ट है मिरर इक्वेशन को, इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर डिफरेंशिएट कर दें तो देखो क्या मिलेगा,
ये मिल जाएगा v df by dt प्लस f dv by dt माइनस u dv by dt माइनस v du by dt is equal to f du by dt प्लस u df by dt मिलेगा क्या? यस सर। ठीक है, अब बताओ ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे पास f dv by dt माइनस u dv by dt माइनस v du by dt इज इक्वल टू f du by dt। du by dt को एक तरफ कर लेते हैं, dv by dt को एक तरफ कर लेते हैं, dv by dt को एक तरफ कर लेते हैं, du by dt को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा dv by dt, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, और du by dt ये वाला टर्म हो गया। इसको उधर ले जाते हैं, तो अगर उधर ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा dv by dt f minus u, dv by dt f minus u is equal to du by dt into f plus v, dv by dt f minus u is equal to du by dt f plus v। यही तो बचेगा। यस सर। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ हो जाएगा हमारा dv by dt is equal to f plus v divided by f minus u into du by dt। चलेगा? अब देखो यहां से हम लोग चाहे तो f रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखो अगर f को रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई uv इज इक्वल टू 1/f, मतलब f इज इक्वल टू हो जाएगा uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। ठीक है, f को दोनों तरफ से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा dv बाई dt। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि f को हटाना चाह रहा हूं यहाँ से, तो हटा दो f को, तो uv अपॉन u प्लस v डिवाइडेड बाई uv अपॉन u प्लस v माइनस u। ठीक है बच्चे, देखो इसको Yes. सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा, इसको सिंप्लीफाई करो du बाई dt, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा ये हो जाएगा uv, यहाँ हो जाएगा uv प्लस v स्क्वायर, uv प्लस v स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा uv, ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर प्लस माइनस uv। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? कुछ कटना चाहिए, uv खत्म होना चाहिए यार, कुछ गलत तो नहीं किया? एक सेकंड पीछे देख लेते, इस वाले में हमने डिफरेंशिएट किया था, ये हो जाएगा आपका fu अपॉन f मैक्स। f को अगर हम रिप्लेस करें यहाँ से, f को रिप्लेस करें हम लोग तो क्या हो जाएगा f f f f f, अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, या ना छोड़ो, ऐसा है ये लंबा प्रोसेस हो रहा है, इसी को सीधा सीधा डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर देते? ठीक है,
इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। देखो एक सेकंड, इसी को डिफरेंशिएट कर, सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो आंसर। देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसी को डिफरेंशिएट कर दो। क्यों? क्योंकि v और u वेरिएबल है, f कांस्टेंट है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी डी टी ऑफ v इनवर्स प्लस डी डी टी ऑफ u इनवर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सीधा सीधा। Yes, sir. देखो इधर, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आप तो ये मिलेगा आपको क्या, माइनस ऑफ v टू द पावर -2 मिलेगा ना, Yes, sir. dv by dt माइनस ऑफ u टू द पावर -2 du by dt इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा, वो लंबा जा रहा, इधर देखो, उसे एलिमिनेट कर देना। इधर देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर du by dt। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से देखो, माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर dv by dt माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर du by dt इज इक्वल टू 0। तो dv by dt क्या आ जाएगा, dv by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du by dt। ये ठीक है, सीधा सीधा सिंपल सा, dv by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du by dt। dv by dt क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। dv by dt है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज along Principal axis. principal axis। du by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along principal axis, ऑब्जेक्ट along principal axis। ठीक है, v और u आप जानते ही हो। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करने से ये मिल गया, माइनस साइन, इसमें साइन कन्वेंशन यूज करके सारी वैल्यूज पुट करोगे और अगर इमेज की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दी हुई होगी तो इमेज की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा केस क्या है, ये हो गया सेकंड केस। तो पहले केस में देखो, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v by u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद होना पड़ेगा आपको। ठीक है, Yes, sir. और अगर पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब along द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मूव कर रहा है तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du by dt। ठीक है, ये हो गया along द प्रिंसिपल एक्सिस। और v और u ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ठीक है, आगे अगर मान लो किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो लिखो the object moving at an angle with the principal axis। थर्ड केस, object moving at an angle with the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो देखो, चूंकि अब वो दोनों आपने बना लिया है तो ये आपसे बन जाएगा। ये देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है किसी एंगल थीटा पे। ठीक है, अगर किसी एंगल थीटा पे मूव करेगा बच्चे तो इसमें दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक मूविंग का y कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा मूविंग का x कंपोनेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी निकाल लो और x कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालो। y कंपोनेंट की कैसे निकालोगे बताओ? y कंपोनेंट की निकालोगे ऐसे, dv डैश, सॉरी, y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे आप, जो अभी आपने निकाला, क्या निकाला कि
v dash is equal to minus of v by u into u dash। यही तो था। कहने का मतलब है अगर हम इसे v dash को vy कह लें तो हो जाएगा vy is equal to minus of v by u into ui। इससे आपकी y कंपोनेंट की वेलोसिटी निकल जाएगी और x कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर ऑब्जेक्ट की इनटू 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 ux। ठीक, y कंपोनेंट की वेलोसिटी इससे और x कंपोनेंट की वेलोसिटी इससे निकाल के दोनों का क्या ले लो, रिजल्टेंट। अब ये y कंपोनेंट में वेलोसिटी हो गया, ये x कंपोनेंट में वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इन दोनों का क्या ले लो आप, रिजल्टेंट। तो ये वेलोसिटी v हो जाएगा। तो वेलोसिटी v जो आएगा वो आएगा बच्चे अंडर रूट ऑफ vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, जहाँ vy स्क्वायर और vx स्क्वायर क्या है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज की x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में स्पीड है, वेलोसिटी। आई बात समझ में नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये तीन केस हो गए वेलोसिटी के। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पावर, इस पे क्वेश्चन एक आके ले लेते हैं। Yes, sir. ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो कि लिखो a point object is placed, क्वेश्चन लिख लो, a point object is placed a point object is placed point object is placed 60 centimeter from pole, 60 centimeter from pole of a concave mirror, 60 centimeter from pole of a concave mirror, concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter on the principal axis, on the principal axis, on the principal axis. Find number A, the position of image, the position of image. Number B, if object is shifted 1 meter towards the mirror, if object is shifted 1 meter towards the mirror, 1 meter towards the mirror along principal axis, along principal axis, find the shift in image, find the shift in image, find the shift in image, find the shift in image. देखो एक छोटी सी और चीज बता देता हूं, अभी आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग देखी, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, उसके हिसाब से इमेज कैसे मूव करेगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर गिवन है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग का v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du बाई dt। यही तो टाइम के साथ हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया था। अगर हम इसको उठा के इधर देखें तो ये हो जाएगा हमारा dv बाई dt डिवाइडेड बाई du बाई dt इज इक्वल टू
माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होगा। dt dt को खा गया। देखो इधर, अगर हम इसे ऐसे लिखें कि dv अपॉन du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं इसे? तो यहाँ dv जो होगा ना बराबर होगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर du के। तो जो dv है चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, और du क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज है वो है du, और dv जो है वो है इमेज की पोजीशन में चेंज। कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आप चेंज कर रहे हो तो इमेज की पोजीशन में कैसे चेंज? अगर छोटा सा चेंज है du ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, तो इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आएगा? दैट विल बी डी। क्लियर है? यहां ये क्या बता रहा है? ये वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है? ये चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये dv बता रहा है चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये भी लिख लो आप, एक फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। मैंने बोल तो दिया आपको, ठीक है, लिख लो इसको। लिखो, dv क्या है? dv इज चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। du क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज करोगे उसी हिसाब से इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज करोगे उस हिसाब से इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आएगी। चेंजिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन में जो चेंज होगा वो होगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज। अगर वेलोसिटी दी होती तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, ये वाला। क्योंकि वेलोसिटी नहीं दिया है, पोजीशन में चेंज दिया है। किसी टाइम टी में जो किसी टाइम जो है भाई, 1 सेकंड में मान लो उसकी पोजीशन में ये चेंज हुआ, तो उसी 1 सेकंड में इमेज में क्या चेंज होगा? तो टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहा ना, या वेरी Yes. कर रहा है? So constant. कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। So answer आ गया. क्या आया? The position of the image minus 12 centimeter. गुड। और जो 1 mm towards the mirror along principal axis 1/25 mm. गुड, दोनों सही, ठीक है, दोनों सही। 1 मीटर चेंज कर दिया। अगर मान लो यही स्पीड दे देता, उसकी वेलोसिटी दे देती, तो du बाई dt हो जाता। क्यों? यही तो होता Yes. ना, बस 1 मीटर पर सेकंड दे, 1 mm पर सेकंड दे देता। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे देता 1 मीटर पर सेकंड, 1 mm पर सेकंड टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाती? अब यहां देखो, इसमें आपको साइन कन्वेंशन रखना जरूरी नहीं है, नहीं है भाई। वी स्क्वायर है, साइन कन्वेंशन रखो तभी पॉजिटिव आएगा। नहीं रखो तो भी पॉजिटिव। यू स्क्वायर रखो, नहीं रखो तो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत नहीं है, नहीं। ठीक। du इसका चेंज, आप अगर ये टुवर्ड्स द मिरर आ रहा है तो वो भी टुवर्ड्स द मिरर आएगा, सॉरी अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा। एक अगर पॉजिटिव साइन रखोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अपने आप निगेटिव साइन हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? अगर टुवर्ड्स द मिरर को पॉजिटिव रख रहे हो और मिरर आपका राइट साइड में, तो इमेज कैसे भागेगा? इमेज उसी हिसाब से इधर की तरफ भागेगा। यस सर। नहीं आई बात समझ? जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखते हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे है, तो उसकी इमेज बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बनती है ना?
अब उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाती है। अब ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखो तो इमेज भाग जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, भागती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हो इमेज मिरर से दूर भाग रही है। नहीं आई बात समझ? सही। क्लियर है ना? तो एक अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखो जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है आपका, तो इमेज किधर भागेगी, इधर। अगर इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाला अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखो dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर du बाई डी टी। अगर du बाई डी टी आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो ये हो गया पॉजिटिव, ये ऑलरेडी अपनी एक वैल्यू रखेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर ये पॉजिटिव है ये अपने आप वैल्यू रखेगा तो dv बाई डी टी ऑलरेडी निगेटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, dv बाई डी टी ऑलरेडी निगेटिव आ जाएगा। dv बाई डी टी निगेटिव का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में। यस सर। ठीक है, अब आगे लिखो। लिखो इसी पे न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला इसको अप्लाई करोगे ना सारा प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। न्यूटन्स फॉर्मूला लिखो, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। सबसे सिंपल सबसे आसान फॉर्मूला है एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, जहां x एंड y क्या है, x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x डिस्टेंस है along the principal axis या distance along the principal axis, from distance along the principal axis, x क्या है, distance along the principal axis, along the principal axis, distance along the principal axis of object from principal focus या ये ध्यान से, ये डिस्टेंस कहां से है, प्रिंसिपल फोकस। y क्या है, y क्या है, डिस्टेंस along the principal axis, sorry, distance perpendicular to the principal axis, distance perpendicular to the principal axis. Perpendicular to principal axis of image distance along the principal axis of object from principal focus, sorry, distance perpendicular नहीं है, along ही है ये भी, distance along the principal axis of image, ठीक है, x y। ये फॉर्मूला आप रखो और जो वैल्यू चाहिए वो निकाल लो, ये फॉर्मूला यूज करो और डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू निकाल लियो निकाल। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं, लिखो
पावर ऑफ अ मिरर। पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है पावर फॉर्मूला? पावर P इज इक्वल टू 1/f, यही तो होता है। P इज इक्वल टू 1/f। F क्या है? फोकल लेंथ। इन मीटर। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तब 1/f, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, फोकल लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो ये फार्मूला क्या हो जाता है भाई? 100/f। यहां f किस में होगा? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? अच्छा देखो, पावर P इज इक्वल टू 1/, P क्या है? पावर है। पावर इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज व्हाट? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीटर में होगा, फोकल लेंथ मीटर में होगा, ठीक है, फोकल लेंथ मीटर में होगा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 100/f। और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर ये f सेंटीमीटर में होगा, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा कितना? समथिंग डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। यस सर। तो पावर सेंटीमीटर में, पावर सॉरी पावर फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो वो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो 100/f। तो एक ही याद करो, अगर फोकल लेंथ को मीटर में ही रखना है आपको, ये मान के, सेंटीमीटर वाला चक्कर छोड़ दो, फोकल लेंथ को मीटर में ही रखना है ये मान, ठीक है, मीटर में ही रखना है ये मान के। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर, वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर। इसे डी से डिनोट कर। किसी भी लेंस की जो पावर है, सॉरी किसी भी जो मिरर की जो पावर है या लेंस की जो पावर है, वो पावर होती है 1/f। पावर को डिनोट करते हैं डी से, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। यहाँ f का साइन कन्वेंशन लेना इंपॉर्टेंट है। f को साइन कन्वेंशन लेना, f का जो साइन कन्वेंशन है वो लेना इंपॉर्टेंट। f का साइन कन्वेंशन लेना इंपॉर्टेंट, f का साइन कन्वेंशन लेना इंपॉर्टेंट, f का साइन कन्वेंशन लेना भूलना मत आप, ठीक है। अब आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? पाथ से अपने डेविएट हो जाती है। तो लाइट के अपने पाथ से डेविएशन इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। लिख लो। जब लाइट एक मीडियम से, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है।
इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, कंडीशन इज दैट कि लाइट हमेशा, जो लाइट का इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल से, वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा, इंसिडेंट एंगल आई, और 90 डिग्री से छोटा होगा। कंडीशन इज दैट रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपको तभी समझ में आएगा या तभी दिखेगा जब लाइट का इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब देखो, मैं फिनोमेना थोड़ा समझाता हूं आपको। अच्छा है ये फिनोमेना, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, और इसी पे आगे चल के आप पढ़ोगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी में एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद टॉपिक है प्रिज्म का। तो ये आप कहानी जो है ना, अभी इससे पहले जो आपने कहानी पढ़ी मतलब रिफ्लेक्शन की, वो कहानी बहुत ज्यादा अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन रिफ्रैक्शन की कहानी बहुत बार पूछा गया है। और इसके बाद आता है लेंस, जब आप ये पढ़ोगे उसके बाद आता है लेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे कहानी अब बढ़ती जाती है, और ये कहानी अब आपसे ज्यादा पूछे जाने लगी। तो रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन की कहानी थोड़ा देख लो कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है या एक सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोई लाइट, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है बच्चे, कि दो मीडियम को क्या करता है, दो मीडियम को डिवाइड करता है। क्या करता है? दो मीडियम को डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। एक मीडियम इधर और दूसरा मीडियम इधर। तो यहां लिख लो मीडियम 1, मीडियम 1, और इधर है मीडियम 2, मीडियम 2। ठीक है बच्चे, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सरफेस पे एक ये लाइन जो कि नॉर्मल कही जाती है, क्या कही जाती है? नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल कही जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कोई अलग से सरफेस नहीं होता है। जैसे पानी है और ऊपर आपका क्या है, हवा है, तो लाइट हवा से जब पानी में जाएगी तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो कौन सा होगा? जो पानी की ऊपरी लेयर है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। वही तो लेयर दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कोई अलग से सरफेस नहीं होगा, वो लेयर है, जो लेयर उन हवा और पानी दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, तो अब देखो वही रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। इधर हो गया, इसके ऊपर मीडियम 1, इसके जस्ट नीचे मीडियम 2 शुरू हो जाएगा। इस पे आप एक नॉर्मल डाल लो। क्या डाल लो? नॉर्मल। अब जब आप इस पे एक नॉर्मल डालोगे तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया वो नॉर्मल। अब इस नॉर्मल पे कोई लाइट ऐसे अगर इंसिडेंट होती है, ठीक है, ऐसे अगर इंसिडेंट होती है, ये है आपका इंसिडेंट लाइट। फिनोमेना बड़ा अच्छा है, इसको आप पढ़ो, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे कह सकते हो आप इसे। दिस इज इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जब इस पे गिरती है, ये एंगल हो गया आई, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो जब इस मीडियम से ये दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से, चूंकि इसका पाथ अगर देखोगे तो ये मिलेगा, आपको मिलेगा ये, यस सर। यही पाथ होगा उसका। ठीक है, अब इस पाथ से वो, भाई अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इसी पाथ पे जो सीधा चली जाती कि नहीं जाती? यस सर। ठीक है, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ, सॉरी, मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हमने किया है
तो जब ये लाइट इस मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में जाएगी तो इसका फिनोमेना है कि ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो डेविएट ये दोनों तरफ हो सकती है बच्चे, डेविएट इधर भी हो सकती है और डेविएट इधर भी हो सकती है। ध्यान से, डेविएट इधर भी हो सकती है और डेविएट इधर भी हो सकती है कि नहीं बताओ? हो सकती है कि नहीं बोलो भाई? इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। क्लियर है? डेविएशन ये भाई ये तो एक्चुअल लाइन थी, उसकी एक्चुअल थी। अगर कोई मीडियम नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधे सीधे ऐसे चली जाती, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ है तो ये अपने पाथ से डेविएट होगी। इस यही फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का। अब अपने पाथ से डेविएट हुई तो ये डेविएट दोनों तरफ हो सकती है, या तो डेविएट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, या तो डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो सकती है, या आप कह सकते हो कि डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकता है और डेविएशन टुवर्ड्स द नॉर्मल हो सकता है कि नहीं बताओ? हो सकता है। तो अगर डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, डेविएशन अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ये हो गया आपका नॉर्मल। अगर डेविएशन नॉर्मल से दूर है रे का, तो कहते हैं कि मीडियम 2 मीडियम 1 से कम डेंसर है। मेरी बात समझ में आई? इन सब चीजों को लिखो, आप लिखो। अगर अगर डेविएशन नॉर्मल से दूर है, अगर डेविएशन नॉर्मल से दूर है तो जो मीडियम 2 है, मीडियम 2 है वो लेसर डेंसर है मीडियम 1 से। मीडियम 2 इज लेसर डेंसर विथ मीडियम 1, या मीडियम 2 इज, या मीडियम 2 सॉरी मीडियम 1 इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ऐसा भी लिख सकते हो आप। मीडियम 2 सॉरी मीडियम 1 इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर डेविएशन नॉर्मल से दूर है तो, और नॉर्मल के करीब है तो, नॉर्मल के करीब है तो मीडियम 2 इज मोर डेंसर देन मीडियम 1, डेंस है, घना है। लिखो मीडियम 2 इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, डेंसर। कौन डेंसर है? 2। यहां डेंसर, कौन डेंसर है? 1। ठीक, क्यों? डेविएशन, इसमें क्या होगा? डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां डेविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल, डेविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ है। डेविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ डेविएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर डेविएशन होगा, यहाँ नॉर्मल की तरफ डेविएशन होगा। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। इस मीडियम 1 का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको हम लोग लिखते हैं μ1, और इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको हम लिखते हैं μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ये लिख लो कि μ1 एंड μ2। μ1 एंड μ2 क्या है भाई? μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स किसका? 1 का। और μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का,
μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। ठीक है, बोलो। यस सर। मैंने जो बताया देखो एक बात, मैंने क्या क्या बताया आपको, सीधा सीधा समझो। पहले रिफ्रैक्शन का फिनोमेना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात सुनो, इससे पहले आपने रिफ्रैक्शन कहीं नहीं पढ़ा। आप मिरर थोड़ा बहुत पढ़े हो पहले, लेकिन रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपने कभी नहीं पढ़ा। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, रेज ऑफ ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स की कहानी आपकी यहीं से शुरू होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखो जो फिनोमेना है वो मैं बता रहा हूँ रिफ्रैक्शन का। पहला फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन होता क्या है भाई? रिफ्रैक्शन होता है, एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि दोनों मीडियम को, दो मीडियम है, उन दोनों मीडियम में लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है, लाइट इंटर करने का मतलब लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी फिनोमेना क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है, इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में वापस चली जाती है, डेविएट होकर उसी मीडियम में वापस। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है, जब दूसरे मीडियम में वो पहुंचती है ना, तो वो लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है। लाइट डेविएट होके वो या तो नॉर्मल की तरफ आती है या तो नॉर्मल से दूर जाती है। नॉर्मल की तरफ आती है या तो नॉर्मल से दूर जाती है। ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल की तरफ कब आएगी और नॉर्मल से दूर कब जाएगी। नॉर्मल की तरफ वो तब आती है या तब झुकती है जब जो मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, वो मीडियम पहले वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर हो। डेंसर मतलब डेंस ज्यादा होगा, घना होगा। ठीक है, जैसे हवा से पानी, पानी ज्यादा डेंसर है ना इन कंपैरिजन टू हवा, है कि नहीं बताओ? बोलो यार, अरे बोलो। ठीक है, पानी, वाटर, हवा से, एयर से, वैक्यूम से ज्यादा डेंसर है। तो जब ये हवा से वैक्यूम की तरफ, सॉरी वैक्यूम से वाटर की तरफ आएगी, वाटर में इंटर करेगी, तो मस्ट है कि वो किधर की तरफ झुक जाएगी? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की। और अगर मान लो पानी से हवा की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये फिनोमेना। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम झुकना, नॉर्मल की तरफ झुकना ये डिपेंड करता है, या नॉर्मल से दूर जाना ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयर है। अब देखो ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन का तभी आपको दिखाई देगा जब इंसिडेंट एंगल इसके बीच में रहे। जीरो से लेके किसके बीच में? 90 डिग्री के। जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में अगर इंसिडेंट एंगल है तभी आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखाई देगा। अगर मान लो एंगल आई 0 डिग्री हो गया, आई 0 डिग्री हो गया, मतलब नॉर्मल से सीधा आ रहा है, आई 0 डिग्री हो गया बच्चे, तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो भी 0 हो जाएगा। इंसिडेंट अगर 0 है तो रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंसिडेंट 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमेना दिखेगा नहीं कि लाइट डेविएट हो रही है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और ये तो हो गई। अब देखो रिफ्रैक्शन के, ये हमने बताया आपको कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। इसको देखने के लिए रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता क्यों है ये भी आप देख लो थोड़ा सा। तो लिखो एक वो लिखो, क्या कहते हैं उसको, एक एक पॉइंट लिखो जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है कि डेंसर कौन है, रेयर कौन है। रिलेटिव टर्म है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से। तो ये म्यू बराबर होता है
speed of light in air divided by speed of light in any medium. Speed of light in any medium, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये. Light in any medium. Speed of light in air divided by speed of light in any medium. Light की speed air में divided by speed of light in any medium. ठीक है. Speed of light in air को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से. Speed of light in any medium हम लोग V से डिनोट करते हैं. तो mu is equal to C upon V. C upon V. C है speed of light in air divided by V है speed of light in any medium. मीडियम में जो लाइट है हमेशा मीडियम की लाइट किसी मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है एक्सेप्ट एयर, तो हो सकता है कि लाइट की स्पीड कम हो सकता है कि लाइट की स्पीड ज्यादा हो. हमेशा एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उससे हमेशा मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो हमेशा बड़ी होती है, सॉरी कम होती है. तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम होगी और स्पीड ऑफ लाइट एयर में आप लोग जानते हो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. उस मीडियम में स्पीड की लाइट देख लो तो वो हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसी वजह से चूंकि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम हो जाती है उसी वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आता है, अदरवाइज नहीं आता है. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड का घटना इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लिख लो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड का घटना, मीडियम में लाइट की स्पीड का घटना कम होना is the cause of refraction of light. ठीक है. मीडियम में लाइट की स्पीड का घटना is the cause of refraction of light. ठीक है. अब देखो रिफ्रैक्शन के दो लॉ हैं. लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2. जैसे रिफ्लेक्शन का 2 लॉ था वैसे ही रिफ्रैक्शन के 2 लॉ है. जैसे रिफ्लेक्शन का 2 लॉ था वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ हैं. लॉ नंबर 1 क्या कहता है रिफ्रैक्शन का? ये कहता है कि बच्चे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करेंगे. जो दूसरा वाला था रिफ्लेक्शन का, यहाँ पहला वाला है रिफ्रैक्शन. क्लियर है? ठीक है. यस सर. ठीक है. तो यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. पहला लॉ हो गया. दूसरा लॉ कहता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. स्नेल्स लॉ 10th में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? स्नेल्स लॉ है sin I by sin R is equal to कांस्टेंट, या इसे कहते हैं sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. Ratio of refractive index of medium 2 divided by ratio of refractive index of medium 2 and 1. ठीक है. मीडियम 2 and 1. I क्या है? इंसिडेंट एंगल. I इंसिडेंट एंगल. R क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल. mu2 क्या है?
अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन μ1, तो μ2 और μ1 लिख लो। क्या है? μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ऑफ मीडियम 1। μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, स्नेल्स लॉ। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और वो वाला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर आप इस चीज को देखो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और इसे ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस चीज को, और इसका बड़ा यूज होता है डेरिवेशन में, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ये। अब देखो यहां देखना एक बार रिफ्रैक्शन को, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक, अब देखो इसी स्नेल्स लॉ को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, चूंकि याद रहे आपको इसलिए मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं इसको कि याद रहेगा कैसे। ये हो गया इंसिडेंट एंगल, सॉरी ये हो गया इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट एंगल। अब मान लो कि ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2। जैसे डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी से आप बताते हो कि कौन सा मीडियम पतला है, कौन सा मीडियम मोटा है। सर कौन सा जो है मटेरियल पतला है, कौन सा मोटा है, कौन सा ज्यादा डेंस है या किसकी डेंसिटी कम है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, बताते हो ना। जैसे एक मीडियम है या एक वो है, क्या नाम है, लिक्विड है जिसकी डेंसिटी मान लो 2000 है, या जिसकी डेंसिटी मान लो 2000 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दूसरा मीडियम है जिसकी डेंसिटी मान लो 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो कौन सा ज्यादा डेंसर हुआ? जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप मीडियम कौन सा ज्यादा मीडियम डेंसर है ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम रेयर होगा। जैसे मैं यहां दे दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो μ1 की वैल्यू दे दूं मैंने, मान लो 1.2 दे दिया मैंने, और μ2 की वैल्यू मैंने मान लो दे दिया 2, तो कौन ज्यादा डेंसर है, 2 या 1? कौन ज्यादा डेंसर है, 2 या 1? 2। तो जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल की तरफ झुकेगी बच्चे। मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगा, मैंने यही सिखाया आपको कि जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगी, अगर मीडियम 2 डेंसर है इन कंपैरिजन टू मीडियम 1, क्या यहाँ है मीडियम 2 मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में डेंसर? यस सर। तो मीडियम 2 अगर मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में डेंसर है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी कि नॉर्मल की तरफ? नॉर्मल की तरफ। यस, नॉर्मल की तरफ, ऐसे झुके। क्लियर है? क्योंकि पाथ इसका क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पाथ यही होगा ना, होना ये चाहिए। अब ये डेविएट हो गई नॉर्मल की तरफ, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर मान लो कि हमने दे दिया, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मान लो सेकंड क्वेश्चन हमने दे दिया कि μ1 की वैल्यू मान लो 2.5 है, हालांकि बहुत ज्यादा डेंसर हो गया ये, और μ2 की वैल्यू मान लो 1.7 है। ठीक है, तो अब बताओ लाइट ये नॉर्मल से दूर जाएगी कि नॉर्मल की तरफ? नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। हाँ, ये सेकंड केस। ठीक है, नॉर्मल से दूर। अब यहाँ इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, ये वाला रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड।
ठीक है, इसे आप R2 कह सकते हो, इसे आप R1 कह सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम लोग स्नेल्स लॉ थोड़ा देख लें। इधर से लाइट चले, देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। कौन सा म्यू टू कौन सा म्यू वन मुझे नहीं पता, तो स्नेल्स लॉ को ऐसे याद करो, क्योंकि ये आप कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो स्नेल्स लॉ को ऐसे याद करो कि ये हो गया मीडियम वन और ये हो गया मीडियम टू, नीचे वाला ये हो गया मीडियम टू। तो लाइट जब मीडियम वन से चलेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई इज इक्वल टू लाइट मीडियम टू गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर। ये है स्नेल्स लॉ, याद रहेगा? यस सर। देखो जिस मीडियम से लाइट चले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू जिस मीडियम में लाइट गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल। नहीं आई बात समझ? यस सर, आ गई। क्लियर है? जिस मीडियम से लाइट चले उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, जिस मीडियम में लाइट गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल। अगर इंसिडेंट है तो म्यू वन साइन आई, रिफ्रैक्शन में गई तो म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आप स्नेल्स लॉ को इस तरीके से याद करना जिससे कि वो कंफ्यूज ना करे, याद रहे। अच्छा, दूसरी चीज देखो, यहाँ इसका रेशियो कभी कभी ना स्पीड दे देता है मीडियम की। क्या देता है? मीडियम की स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देता है। कभी कभी मीडियम की स्पीड देता है कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड ये है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड ये है। तो बताइए कि रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, क्या इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है? इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है, मीडियम का ना स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा वो पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो क्या है कि लिख लो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो ये हमने देखा अभी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है कि नहीं? सी लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, अब देखो अगर मीडियम वन है तो म्यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन वी वन। सी तो वही रहेगा ना, वैक्यूम में लाइट की स्पीड चेंज नहीं करेगी तो सी तो वही रहा, तो सी अपॉन वी वन। और म्यू टू अगर लिखे तो हो जाएगा सी अपॉन वी टू। होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब देखो इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें, म्यू टू बाई म्यू वन या म्यू वन बाई म्यू टू देखें तो म्यू वन बाई म्यू टू क्या हो जाएगा बच्चे? म्यू वन बाई म्यू टू हो जाएगा वी टू बाई वी वन। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा ना, वी टू बाई स्पीड ऑफ लाइट in that medium divided by speed of light in medium 1, speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1। ये हो गया आपका relation between refractive index and speed of light in any medium, उनका रेशियो, दो लाइट है उनका रेशियो। कोई आपसे पूछे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? किस कारण से रिफ्रैक्शन होता है, क्यों होता है, क्या कारण है कि रिफ्रैक्शन होता है? कारण है कि जब लाइट किसी दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड घटती या बढ़ती है। घटना या बढ़ना कारण है रिफ्रैक्शन का। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड का घटना या बढ़ना कारण है किसका? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन का मेन कारण है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में घटना या बढ़ना। तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन का लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है,
और क्या पढ़ा हमने, और ये पढ़ा कि जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है, अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो किधर झुकती है, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो किधर झुकती है। ठीक है, तो अगर रेयरर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम। ठीक है, तो ये चीजें साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, या हमने बताया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट। ठीक है, ये हो गया स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो इस पे ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए आपको, थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी वाली, कि पूरी याद रखोगे तो आपका काम आगे चढ़ पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना था ये। ठीक है, अब इसी में धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद आता है टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेविएशन ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। डेविएशन कितना डेविएट हुआ ये निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। डेविएशन ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ, बोलो यार, निकाल सकते हो कि नहीं। डेविएशन ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्शन लिख लो। जैसे मान लो ये लाइट है, ये नॉर्मल हो गया, सॉरी ये नॉर्मल हो गया आपका, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आई। अब ये मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये लाइट मान लो ऐसे चली आई। ठीक है, जाना था इसे ऐसे, चली आई ऐसे, डेविएट हुई कि नहीं हुई, बोलो। ये हो गया आर, डेविएट हुई कि नहीं, कितना डेविएट हुई बता सकते हो आप। हाँ, कैसे देखो भाई, एक्चुअल एंगल तो ये था ना, अगर डेविएट नहीं होती तो ये एंगल होता। सीधी सीधी अगर आ जाती, डेविएट नहीं होती, तो क्या ये आई और ये एंगल दोनों बराबर होता कि नहीं होता, होता। यस सर। कितना डेविएट हुई बच्चे, चूंकि अब वो उस पाथ पे नहीं रही, उससे थोड़ा डेविएट हो गई, तो कितना डेविएट हो गई, दिस एंगल इज डेविएशन एंगल डेल्टा। तो क्या ये वाला एंगल आई है कि नहीं है, आई है, और ये एंगल क्या हो गया आर। तो देखो डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, होगा कि नहीं होगा। यस सर। क्लियर है, आई माइनस आर, पक्का। यस सर। आई माइनस आर, इसका ले लो मॉड। मॉड क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये तो अभी इधर आई है, हो सकता है कि आर बड़ा हो जाए। कब, जब मीडियम ये वाला रेयरर हो जाए, ये डेंसर हो जाए। जैसे ये कहानी हो, ये कहानी हो, ये हो गया नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट एंगल है। अब लाइट ऐसे चली गई, ये हो गया आपका आर, कितना डेविएट हुआ भैया, देखो ये डेविएट हो गया, ये डेविएट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। तो अब डेविएशन क्या हो जाएगा, यहाँ डेविएशन हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, आर माइनस आई, होगा कि नहीं होगा, बोलो, आर माइनस आई। और यहाँ क्या डेविएशन था, आई माइनस आर, यहाँ डेविएशन हो गया आर माइनस आई। तो इसलिए मॉड लिया हमने कि चाहे आई माइनस आर हो चाहे आर माइनस आई हो, मॉड ले लोगे तो हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव, इसलिए लिया। और यहाँ ये मीडियम जो हो गया, ये म्यू1 ये म्यू2 हो गया, तो यहाँ जो मीडियम होगा वो मीडियम म्यू2 इज लेस देन म्यू1 हो गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कम हो गया। यहाँ क्या होगा, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 होगा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल से, तो ये फिनोमेना है। ठीक है,
रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अगर आपको आता है तो प्रिज्म के कई सारे क्वेश्चंस, मुस्कान बेटे आज जाके देखना आप IIT JEE के Yes, sir. पेपर में, कुछ नहीं तो कम से कम प्रिज्म के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसके? Yes, sir. प्रिज्म के पूछे गए हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो सारे फिनोमेना तभी आपको समझ में आएगा जब रिफ्रैक्शन आएगा।